Hey, hello and welcome back, future doctor. So, guys, here we go for the discussion of top 10 numerical problems of Newton's law of motion for NEET entrance. Okay, so यार बेहतरीन टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो बेहतरीन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन पे हमने फोकस करना है, जिससे क्वेश्चंस आने के चांस बने रहते हैं, उसकी डिस्कशन करेंगे बेहतरीन तरीके से। ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं यहाँ इम्पल्स से रिलेटेड ले रहा हूँ, ठीक है ना। इम्पल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। जो भी यहाँ पे मेरे को लगेगी कि भाई बहुत ही बेहतरीन इनमें कंसेप्ट है और कॉन्सेप्ट रिपीट होके इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं की मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। बस आप देखते जाना बढ़िया तरीके से, कंसेप्ट सीखते जाना, क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि भाई एक बॉल है आपके पास, रबर की बॉल है एक्चुअली। सो 50 ग्राम की वो उसकी मास है, फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। देख लो भाई, यहाँ पे मैंने सिचुएशन बना दी है। सपोज करो ये एक बॉल है, इसको फोल्स किया जा रहा है, इनिशियल स्पीड इसकी 0 होगी और इसका जो मास है वो 50 ग्राम है, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि जब ये बॉल ग्राउंड पे हिट करेगी यहाँ पे, तो हिट करने के बाद रिबाउंड्स हो जाएगी, है ना। हिट करने के बाद वापस जाएगी, तो जब वापस जाती है ना तो उसकी हाइट दे रखी है आपको 1.25 मीटर तक जाती है, और जहां से फॉल किया जा रहा है उसकी हाइट है 5 मीटर, दैट इज h1, यू कैन से, ठीक है, दैट इज h1। आराम से देखना आप। तो सर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द इंपल्स एंड द एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड if the time of contact is 0.1 सेकेंड। ऑब्वियसली भाई ये बॉल जाके ग्राउंड के साथ हिट कर रही है, कोलाइड कर रही है, तो इंपल्स तो पूछेगा ही, फोर्स भी पूछेगा ही। सो हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ, कम ऑन। देखो भाई, इंपल्स कभी भी अगर पूछे, आपको पता है इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। कम ऑन गाइस, इंपल्स क्या होता है बॉस? चेंज इन मोमेंटम। यू कैन राइट दिस, चेंज इन मोमेंटम। ओके, अच्छा सर ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम को सर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई हम, ठीक है ना। देखो भाई, आपको पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो मैं इसको वेक्टर में लिखूंगा फिलहाल, बाद में देख लेंगे मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इजी। बस आपने देखना है कि सॉल्व कैसे करें, अप्रोच कैसे करें इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके सर, सो इनिशियल मोमेंटम जब आपने इसको फ्री फॉल किया, यानी जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया और ये नीचे के ग्राउंड पे जाके टकराई, तो किस वेलोसिटी के साथ ये टकरा रही होगी, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो ऑब्वियसली जब वो किसी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को टकराएगी तो वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल ही होगी ना, है ना। थर्ड इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, है ना। यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली 2gh1, आप डायरेक्ट लिख सकते हो यार। देखो ऐसे यूज कर लेना, ठीक है, ऐसे यूज कर लेना, ये 0 हो जाएगा, दिख रहा है आपको इनिशियल वेलोसिटी, तो जो v आएगी वो √2gh आएगी, सिंपल मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर वो नीचे से जब ऊपर जाएगी, तो जब वो ऊपर जा रही होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, चूंकि टॉप पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर से उसकी फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम बनेगा 2gh2, है ना। बस ये याद रखो। तो यार सर जब हम यहाँ पुट करोगे ना फाइनल वेलोसिटी, तो mv फाइनल माइनस m इनिशियल, है ना, इनिशियल, ठीक है, समझ गया आप, देख लो ध्यान से, ठीक है। सो अब क्या करेंगे सर, मास तो कॉमन ले लो बाहर। देखो भाई, v फाइनल क्या है, नीचे से ऊपर जा रही है, और अपवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मानना है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने नेगेटिव मानना है। इस बात का ख्याल रखेंगे क्योंकि हम वेक्टर में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी क्या है सर, √2gh2, ठीक है सर, और अपवर्ड जा रही है तो ऊपर है j कैप, ठीक है, माइनस vi क्या थी सर, डाउनवर्ड है √2gh1, और नीचे को है माइनस j कैप, ठीक है, समझ गए, डाउन डायरेक्शन है माइनस j कैप, y एक्सिस मान ली हमने। तो अब क्या करेंगे सर, आप देख सकते हैं बॉस, ठीक है, यहां से वैल्यू पुटअप करते हैं। मास की वैल्यू है 50 ग्राम, तो 10⁻³ ले सकते हो, और अंडर रूट में 2 × 10 h दे रखा है 5, ठीक है। j कैप को बाहर ले लो आप, मैं बाहर ले लूंगा इसको, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 10 × 1.25 है, और j कैप मैंने ले लिया बाहर, समझिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो दिस इज 50 × 10⁻³ नाउ यू कैन राइट व्हाट इज दिस, देख लो इसको, 5 10 बचेगा, ठीक है, दिस इज 10 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे कितना बचेगा सर, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। सो ये आई थिंक 25 आएगा, आप चेक करें, ये आ गया j कैप। तो यहाँ पे जो इम्पल्स आपके पास आ रहा होगा, इम्पल्स आ रहा होगा 50 × 10⁻³ 10 + 5, क्लियर है, एंड j कैप, ये 15 हो गया, 15 × 5 75 75 है ना, ओके, 750 एक्चुअली, सो -3 × j कैप, तो यू कैन राइट दिस 7.5, है ना, या 0.75 यू कैन राइट 0.75, ठीक है। ये आ गया आपका इम्पल्स न्यूटन सेकंड में, ठीक है,
ये आ गया न्यूटन सेकंड में। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऑब्वियसली जे कैप है तो भाई मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा 0.75 न्यूटन सेकंड ही आएगा। इंपल्स तो ये आ गया आपका। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने ध्यान से समझना है, कंसेप्ट भी समझना है, बहुत जरूरी है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं हमारे एग्जाम में कि भाई बॉल आई नीचे टकराई फिर नीचे से ऊपर गए, तो जब डाउन आ रही होगी तो नेगेटिव डायरेक्शन लेना है, अप जा रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दे रखी थी कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो हिट करेगी ग्राउंड को, वो निकाली हमने। फिर जब वो टकरा के ऊपर जाएगी वो वेलोसिटी कितनी दे रखी थी वो भी नहीं दे रखी है, वो भी कैलकुलेट कर लिया हमने। समझ गए होंगे आप। अब निकालना है फोर्स। फोर्स जब भी एवरेज फोर्स पूछे, आपको पता है फोर्स क्या होता है भाई, है ना। वैसे तो इंपल्स होता है, आपको पता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम जो होता है स्मॉल टाइम, तो आप निकाल सकते हो इंपल्स ओवर द टाइम। इंपल्स आया 0.75, टाइम दे रखा है आपको 0.1, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कॉन्टैक्ट टाइम 0.1 दे रखा है। ओके सर, तो अगर ये 0.1 दे रखा है तो एक पॉइंट हट जाएगा, तो दिस इज 7.5 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। एक्चुअली जब बॉल ग्राउंड के साथ टकराएगी उनका जो फोर्स होगा वहां पे जो उनके बीच में एक्ट करेगा, दिस इज योर एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड टू द इंपल्स कंसेप्ट। एक क्वेश्चन और करेंगे, टेंशन नहीं है, एक और करेंगे, बस आपको बेहतरीन तरीके से पहले मेथड सीख लेना है कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि नीट में बहुत क्वेश्चन यार इस टाइप के पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। ओके ओके गाइस, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम एंड सेम कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है, बट आपने अप्रोच कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को भी ये भी देखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियरली आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़िए, इसको देख लो, और इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपने सॉल्व भी करे होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हो, यू नो, कंसेप्ट के साथ साथ किस तरीके से आप इसमें चीजें याद रख सकते हो कि भाई ये करके आ जाऊंगा मैं डायरेक्टली, ठीक है। सो डायग्राम मैंने भी यहाँ पे बना लिया। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 3 kg स्टील बॉल स्ट्राइक्स ए वॉल, है ना, विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला एक बॉल है, इसका जो मास है वो 3 kg है और 10 मीटर पर सेकेंड से ये किसी एंगल से टकरा रही है। इस बार ध्यान देना, किसी एंगल से टकरा रही है, और ये वॉल के साथ, ये जो वॉल है, ये बॉल जो है कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री जाते हुए भी, और यहाँ से टकराने के बाद भी वॉल के साथ सेम एंगल बना के जा रही है, और स्पीड सेम है 10 मीटर पर सेकंड। 10 के साथ टकराई, 10 के साथ रिबाउंड होके किसी एंगल पे वापस चली गई, एंगल दोनों सेम दे रखे, वॉल के साथ एंगल है, ध्यान देना 60 डिग्री इज विद वॉल जब भी ये गिवन हो, और जहां पे टकराएगी टकराने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो गिवन हो 0.2 सेकंड, तो पक्का फोर्स पूछेगा, क्योंकि टाइम दे दिया, टाइम ऑफ कांटेक्ट दे दिया, तो पक्का फोर्स पूछेगा कि कितना फोर्स इनके बीच में इंटरेक्ट हुआ है। इफ द बॉल वाज इन कांटेक्ट विद द वॉल 0.2 सेकंड के लिए फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल, ठीक है। तो जब ये बॉल यहाँ पे जाके टकराई तो बताओ दीवार ने उस बॉल पे कितना फोर्स अप्लाई किया, बॉल ने बॉल पे कितना फोर्स अप्लाई किया, है ना, क्लियर है। तो जब भी कभी बॉल किसी एंगल पे वॉल के साथ टकराए और वॉल के साथ एंगल गिवन हो, ये ध्यान देना इस पे, वॉल के साथ एंगल, तो एवरेज फोर्स आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 2mu sin थीटा ओवर t। डायरेक्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, नो नीड टू रिजॉल्व इन कंपोनेंट्स। इसको कंपोनेंट में बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का रिजल्ट यही आएगा। यू कैन यूज डायरेक्ट रिजल्ट, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है बॉस, ठीक है। व्हाट इज दैट सर, मास कितना दे रखा है 3, वेलोसिटी है 10, साइन कितना है 60 है भाई एंगल, टाइम कितना है 0.2, है ना, पक्का 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 0.2, यस। तो हो गया बॉस, ये 2 कैंसिल, पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये आएगा 300, और साइन 60 होता है √3/2, दैट इज 150 √3 न्यूटन। इतना फोर्स उनके बीच में एक्ट कर रहा होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला आपको कि अगर एंगल आपका वॉल के साथ गिवन हो तो डायरेक्ट यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला, है ना, बहुत इजी हो जाएगा ना हमारा क्वेश्चन। आपके मन में चल रहा होगा यार सर अगर ऐसे होता वो बॉल यू नो जब टकरा के इससे जा रही होती है और दीवार के साथ एंगल ना होता, इसके साथ होता, ठीक है, इसके साथ, तो आप क्या करते, वॉल के साथ ही एंगल निकालते, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो यही एंगल चाहिए हमें, यही, तो ये एंगल कितना आएगा अगर 60 है 30, तब आप 30 यूज करते हैं, समझ गए। वी हैव टू टेक द एंगल विद द वॉल, है ना, दिस इज द एंगल विद द वॉल, बस इतना ध्यान रखो। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इंपल्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हर साल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर कैटेगरी क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, इसको चेक कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इस टाइप के रेजोल्यूशन वाले भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखे गए हैं, पूछे गए हैं, तो एक अप्रोच इसका भी हमें सीख लेना चाहिए, ठीक है सर। सिंपल सा एक यू नो आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, आराम से आप देखेंगे उसको, क्या है सर सिचुएशन। उसने बोला है कि 300 न्यूटन का एक ब्लॉक है जिसको एक स्ट्रिंग का नाम दिया गया है C, उसकी हेल्प से इस पॉइंट पे अटैच किया गया, फिक्स किया गया है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे एक दूसरा स्ट्रिंग है, ये वाला जो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, इसको नाम दिया गया है A,
और यहीं पे एक और स्ट्रिंग है जिसको नाम दिया गया बी। 3 स्ट्रिंग है, आप देख सकते हैं इस कॉमन पॉइंट पे ओ पॉइंट मान लो कुछ उसको, ठीक है ना, ओ पॉइंट मान लो, उस पे 3 स्ट्रिंग अटैच्ड है। नाउ यू कैन सी ये वाला इस एक्सिस के साथ 37 का डिग्री का एंगल बना रहा है और ये वाला स्ट्रिंग इस वाली साइड के साथ 90 का एंगल बना रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड टेंशन, ठीक है, आप समझ जाएंगे टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ठीक है। हर जो स्ट्रिंग यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 2 3 उन तीनों में यानी ए बी सी, उनमें आपको कैलकुलेट करना है, यू नो, स्ट्रिंग में टेंशन, ठीक है। ओके, सो 300 न्यूटन अगर सर यहाँ नहीं होता तो आप पता क्या करते, आप करते ये 30 केजी का ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे समझो आप, ये 30 केजी का ब्लॉक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो 30 केजी होगा तो इसका वेट कितना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 जी, जिसको आप क्या लिखोगे 300 न्यूटन ही लिखोगे ना। तो ध्यान से समझो कि हमें टेंशन निकालना है और आप सबको पता है कि टेंशन जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे काम करता है और अवे होता है बॉडी से। तो अगर इस स्ट्रिंग की मैं बात करूं सी की, ये यहाँ पे टच कर रहा है इस बॉडी को, तो इससे अवे इसमें टेंशन होगा इधर को, ठीक है, और इसको नाम देंगे हम टीसी। तो आप देख सकते हो फॉर दिस इक्विलिब्रियम, यू नो, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नो वरी एट ऑल, तो ये जो टेंशन है जो अप है ये इसके वेट को, यू नो, यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। तो टीसी डायरेक्ट, अगर आप देखो इस पे कितने वेट, कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, टीसी अप वेट डाउन, तो इसका तो डायरेक्ट ही आ गया, टीसी आप लिख सकते हो 300 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट तो है नहीं, इक्विलिब्रियम हम मान के इसको सॉल्व करेंगे। यस, ओके। अब क्या करेंगे सर, अब हमें टेंशन चाहिए इस वाले स्ट्रिंग में, क्योंकि ये यहाँ पे अटैच है तो इसका टेंशन इधर जाएगा TA, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच है इसका टेंशन इधर जाएगा, दैट इज TB, क्योंकि इसको हमने नाम दिया है बी स्ट्रिंग, ठीक है। इजी आराम से करेंगे, 2-3 मेथड हो सकते हैं करने के, 2 मेथड हो सकते हैं करने के, इसको आराम से यू कैन क्रैक, लैमीज थ्योरम से कर सकते हो या डायरेक्ट रेजोल्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, उसी से करेंगे हम, लैमी का हम यूज यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। देखो भाई, इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो, यहां निकाल लो उसको, ठीक है, एक टेंशन है इधर TA और एक टेंशन है इधर TB, ठीक है, और ये एंगल अगर 37 डिग्री है ना, बेहतरीन तरीका बताता हूँ, जहां पे तीनों के तीनों अटैच्ड है, एक्स एक्सिस बना लो और ये वाली जो एक्सिस है इसको ऊपर एक्सटेंड करके वाई एक्सिस बना लो। अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी देखो 37 ही होगा, मतलब अगर मैं ये वाई एक्सिस ऐसे बना दूं, एक्स ऐसे बना दूं, तो ये एंगल दे दिया आपको 37 और नीचे जो फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन। बस सिंपल हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। अब इसमें से एकमात्र एक फोर्स ऐसा है जो ना तो एक्स एक्सिस पे है ना वाई पे, ये वाला वाई और एक्स के बीच में, ये पहले एक्स पे है ये पहले वाई पे है, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे केवल, ठीक है। क्या करेंगे सर, जिसके साथ ये एंगल बना रहा है उस पर ऑब्वियसली इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, ये तो हमें पता ही होगा, जिसके साथ जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उससे अवे जो परपेंडिकुलर है इस पे TB साइन कंपोनेंट आएगा। और चूंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अब आपको दिख रहा है ये फोर्स इसके अपोजिट है तो इसको इक्वल कर देंगे, TB cos 37, बस cos 37 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है 4/5, ठीक है ना, याद रखना। तो TA निकालना है सर, बिल्कुल यार सर हमें तो TB पता भी नहीं है, यस नहीं पता है, तो आप इसको एज इट इज रख लो, इसको आप लिख सकते हो TA = TB नहीं पता है, इसको लिख सकते हो 4/5, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप क्या करो, वर्टिकल जो कंपोनेंट्स है, फोर्सेज है, उनको इक्वल कर दो। देखो ये इसके अपोजिट है, तो मैं क्या करने वाला हूं, TB sin 37 को 300 के इक्वल करने वाला हूं, क्योंकि ये फोर्स तो पता ही है हमें, TB एज इट इज, sin 37 की वैल्यू याद रखना, ये होती है 3/5, ठीक है, याद रखना 300, ये कैंसिल 5 इधर जाएगा, तो TB आ गया 500 न्यूटन, क्लियर है। यानी इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 500 की होगी, इसको यहाँ पे पटक दो यार, तो TA आ जाएगा 500 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो TA आ गया 400 न्यूटन, यानी इस वाले में जो टेंशन आ गई 400 आएगी, मतलब तीनों में हमने कैलकुलेट कर लिया। C चूंकि इसके वेट के जस्ट अपोजिट थी तो वही आ गया है, TB भी आ गया, TBA भी आ गया, मतलब कंपोनेंट रेजोल्यूशन जो फोर्स मेथड होता है उसको आप इजीली अप्रोच कर सकते हो, इजीली अप्लाई करके क्वेश्चन फोड़ सकते हो। तो ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए, मतलब इस टाइप के सिचुएशन में अगर क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व करने आने चाहिए, बस लिटिल बिट कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उनको जो हमारे एग्जाम में एज इट इज रिपीट होकर भी आ जाते हैं, उनके कंसेप्ट पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, आप भी देख लो, ध्यान से देख लो, पढ़ लो, आराम से ध्यान से देखो, मैं जो इफेक्टिव क्वेश्चन है ना उन्हीं की डिस्कशन करूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट
पुली बेस्ड होते हैं, मतलब एक पुली के साथ 2 मास लटका दिया, उसका एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन, वो आप कर सकते हैं, आपने लॉट ऑफ प्रैक्टिस करी होगी। या फिर एक ब्लॉक के साथ कॉन्टैक्ट में दूसरा ब्लॉक रख दिया, एक पे फोर्स लगा दिया तो मूव कर रहे हैं, तो बताओ उनके बीच में फोर्स कितना होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफी सॉल्व भी करे होंगे, ठीक है। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। उसने बोला कि एक ट्रॉली है, ठीक है, एक ट्रॉली है, कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपके पास है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है दोस्तों। तो दिस इज द ट्रॉली, और इसके अंदर एक पेंडुलम है, एक बॉब है जो लटका हुआ है, जिसका मास कुछ होगा m, और ये ट्रॉली आगे जा रही है किसी एक्सेलरेशन a के साथ, मतलब ये एक्सेलरेट कर रही है, समझ गए आप। तो यार ध्यान दो इस बात पे कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है, उसने बोल दिया इसमें कि भाई इसके अंदर एक बॉब है जिसका मास 50 ग्राम है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द ट्रॉली। क्लियर है। यहाँ पे देखो, दिस इज द सीलिंग एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस इज द बॉब हैविंग सम मास m, ठीक है। और ये किसके अंदर है, एक ट्रॉली के, कार के, कुछ भी मान लो, उसके अंदर है और ये एक्सलरेट कर रही है। मतलब अगर हम इसी के अंदर बैठ के इसको देखेंगे तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन बनेगा, मतलब स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आने वाला है वो स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो अदर मेथड भी होगा, अगर ग्राउंड से देखेंगे तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बट हम ट्रॉली के रिस्पेक्ट में करेंगे इसी के अंदर बैठ के, ठीक है। तो फिर क्या करना है सर, तो हमें कैसे पता चलेगा सर, हम कैसे करें, जब भी कभी किसी एक्सलरेटिंग बॉडी के ऊपर या उसके अंदर किसी चीज पे फोर्स पूछे जाए, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाए, समझ जाना, वहां पे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके आपने सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन लगातार कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन क्या करना है, ठीक है। अच्छा सर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो बोल रहा है कि इफ द ट्रॉली एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। वो बोल रहा है अगर ट्रॉली इधर को जा रही है किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाता है, मतलब ये इधर चला जाता है, और ये एंगल दे रखा है आपको 37 डिग्री या व्हाटएवर जो भी होगा, थीटा मान लेना आप, ठीक है। तो अगर ट्रॉली इधर जा रही है और ये स्ट्रिंग इधर गया, तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा ना भाई, देखो यहां से एफबीडी, पहले ये यहां पे था, ध्यान से समझियो, ठीक है। तो ट्रॉली के देखो स्यूडो फोर्स क्या बोलता है, जिधर को बॉडी एक्सेलरेट कर रही है जस्ट उसके अपोजिट स्यूडो फोर्स लगेगा, उसके अंदर रखे हुए उस पर्टिकुलर मास के ऊपर। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन बता रहा हूं, ठीक है। मतलब अगर ये बॉब है, इसका मास m है, तो इस पे फोर्स, ट्रॉली जा रही है इधर, एक्सेलरेशन है, तो इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगाना है, स्यूडो फोर्स। तो वो फोर्स क्या करेगा, इसको इधर शिफ्ट कर देगा, मतलब ये यहां की बजाय, इसको अगर मैं फिर से रीड्रॉ करूं तो ये इस लाइन से डायरेक्ट कहीं यहाँ पे आ जाएगा, आप समझ जाना, एफबीडी समझो। तो कितने एंगल से शिफ्ट हो गया, थीटा, और इधर फोर्स कौन सा लगा इस पे, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स को निकालते कैसे है, जिस पे फोर्स लग रहा है उसका मास लेंगे, है ना, उसका मास लेंगे, और जिसकी वजह से लग रहा है, मतलब गाड़ी की चलने की वजह से, उसका एक्सेलरेशन लेंगे, तो ma। इसको निकालने का तरीका न्यूटन बाबा ने ये बताया था, ठीक है। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, जिधर को एक्सेलरेटिंग बॉडी जा रही है उसके जस्ट अपोजिट लेना है, जिसमें फोर्स लग रहा है उसका मास लेना है, और गाड़ी का एक्सेलरेशन लेना है, सिंपल। तो यार सर ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ओ पे ये जो स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन भी तो होगा क्योंकि इसका वेट होगा डाउनवर्ड। ये जो बॉब है इसका मास दे रखा है, तो ये होगा mg। नेट फोर्स देख रहे हैं हम कितने लग रहे हैं इसके ऊपर, ये थीटा है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ये y एक्सिस का काम करेगा, देखो ये x एक्सिस का काम करेगा, समझ गए आप, इजी है। और इसमें जो टेंशन होगा इधर से इधर होगा, ठीक है सर। ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा ही होगा, आप बिल्कुल क्लियरली देख लो। तो यार देखो, अगर इसके अंदर से हम देख रहे हैं तब स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, तो ये रेस्ट पे नजर आएगा, तो कब नजर आएगा, ये जो टेंशन है ये y एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो उस पे y कंपोनेंट पे जो कंपोनेंट जाएगा t का हो जाएगा t cos थीटा, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसी पे cos कंपोनेंट आएगा, उससे अवे परपेंडिकुलर इधर जाएगा t sin थीटा। अब आप देख सकते हो t sin थीटा इधर है, स्यूडो फोर्स इधर है, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। t cos थीटा ऊपर है, वेट नीचे है, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लगेगा कि ये पेंडुलम अंदर से देखने पे वहीं पे रेस्ट पे है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, बैलेंस कर दो जैसे पीछे किया था, तो t sin थीटा यू कैन राइट ma, ठीक है ना, और t cos थीटा यू कैन राइट mg, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, डिवाइड कर दो, t कैंसिल, ये आ गया tan थीटा आया, mm कैंसिल a बाई g, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये चेक कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली, मतलब ए निकालना है यार, तो ए आ गया g tan थीटा। अगर थीटा ना गिवन होता तो यही आंसर होता, याद भी रखना इसको, इंपॉर्टेंट है बॉस। अगर थीटा ना गिवन होता यही यूज करेंगे, लेकिन थीटा दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है सर, तो थीटा कितना दे रखा है सर, 37 है ना, 37 थीटा की वैल्यू दे रखी है। ओके, सो अब क्वेश्चन में आपने बस इसका आंसर करना और बेहतरीन तरीके से उसको उड़ा देना, ठीक है। कैसे सर, तो यार ए निकालना है, तो जी ले लो 10 और ये आ गया tan 37, ठीक है।
अब आप देख रहे होंगे कि यार सर tan 37 क्या होगा। इस क्वेश्चन में 37 दे रखा है, जरूरी नहीं है 37 होगा, 30 दे सकता है, 60 दे सकता है, 45 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, जो जिनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट नॉन होती है। बट अगर tan 37 की वैल्यू आपको नहीं पता है तो क्या करना है, देखो sin 37 लिख लो, क्योंकि tan होता है sin बाई cos, ठीक है, sin लिख लो 37 डिवाइड में cos लिख लो 37। अभी बताइए मैंने इनकी वैल्यू आपको, sin 37 होता है 3/5 और ये होता है 4/5, तो 3/4 आ गया, ठीक है, 3/4, यानी tan 37 की वैल्यू हमेशा याद रखना 3/4, तो a आ जाएगा आपके पास, व्हाट इज दैट सर, a आपके पास आ जाएगा, यहां से a आएगा 10 × 3/4 यानी 30/4, ठीक है, यू कैन राइट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज 7.5 के आसपास यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है, ठीक है, 7.5 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बस ये मैंने आपको सिखाना था कि आपको अप्रोच कैसे करना है। एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे और लेंगे, काफी टाइम वो भी रिपीट हो चुका है हमारे एग्जाम में, ठीक है। ओके, बात करेंगे यार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, बट कंसेप्ट में सेम यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना स्यूडो फोर्स का, उसी कंसेप्ट पे एक और बेहतरीन प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसके आने के सबसे बेहतरीन चांस होते हैं हमारे एग्जाम में। ओके, और इस क्वेश्चन को करने के ना डिफरेंट मेथड हो सकते हैं गाइस, लेकिन मैं यहाँ पे स्यूडो फोर्स का ही मेथड यूज कर रहा हूँ। काय को कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये मेथड भी आपको आ जाएगा स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो क्वेश्चन को आप देख लो, पहले समझ लो, पढ़ लो ध्यान से, है ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। वैसे तो डायग्राम गिवन है, हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। उसने बोला है कि एक वेज है, ये जो सिस्टम आपको ट्रायंगुलर सा दे रखा है, ये इसको नाम दिया उसने, एक वेज है ये, या कुछ भी बोलेगा कि भाई इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ये वाला, ठीक है, दिस इज ए ब्लॉक ऑफ मास m, इसका जो मास है उसको आप m मान लो, ठीक है, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सर, उसने बोला व्हाट एक्सेलरेशन a ऑफ द वेज, है ना, टुवर्ड्स, उसने बोला है जैसे भी इसमें जो सिचुएशन बताई गई है, सच दैट m डज नॉट स्लाइड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है, ये यहाँ से ना हिले ना स्लाइड करे। उस सिचुएशन में ये जो वेज है ये इधर को मूव कर रहा है, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। मतलब ये जो वेज है जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज सच दैट दिस ब्लॉक व्हिच इज केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन डज नॉट स्लाइड। क्लियर है, दिस इज द सिचुएशन। तो यार सर इसमें क्या यही क्वेश्चन पूछा जाएगा ना? यस, पहला क्वेश्चन इसमें दोस्तों पूछा जाता है, या तो इसका एक्सेलरेशन पूछेगा, दोनों जो भी चीज पूछी जाएंगे मैंने इसी में बता रहा हूं आपको, ठीक है, या आपसे पूछेगा व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द वेज ऑन ब्लॉक, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक, ठीक है, बाय वेज, वेज इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोनों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाता है, बाय यूजिंग द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। और जैसे कि अगर आप थोड़ा सा पहचान करोगे, नीचे वाला जो वेज है ये मूव कर रहा है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर इसी के ऊपर बैठ के आप देखोगे तो उस पर एक स्यूडो फोर्स आपको नजर आएगा, इस पे एक्ट करता हुआ। सर मतलब वो कैसे होता है, देखो भाई, सबसे पहले तो आप नॉर्मली इसको एफबीडी बना दो कि आपको क्या पता है कि इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। पहले आप उसको इमेजिन कर लो क्या क्या फोर्स इसका हो सकता है। एक तो बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा कि यार सर सेंटर से इसका वेट आएगा डाउनवर्ड, बिल्कुल ठीक है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरा सर, चूंकि ये इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा इस सेंटर के जस्ट नीचे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, और नॉर्मल रिएक्शन जस्ट ऊपर को ऐसे जाएगा। यस, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर दो बॉस, और ये जो इंक्लाइनेशन एंगल है ना, ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन वाली एक्सिस के बिल्कुल बीच में होता है, मतलब ये सेम ही रहता है, आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, ये एंगल सेम ही रहेगा, तो ये जस्ट रिमेंबर, ओके। अब क्या करना है सर, देखो भाई, ये नॉर्मली दो फोर्स है इसके ऊपर, इसके अलावा और कोई फोर्स है ही नहीं, लेकिन चूंकि ये ब्लॉक एक एक्सेलरेटिंग बॉडी के ऊपर रखा है, नीचे वाली चल रही है, इसके ऊपर ये रखा है, तो जिधर को ये जा रही है ना, है ना, वो जिधर को जा रही है उसके जस्ट अपोजिट, है ना, उसके जस्ट अपोजिट इस पे एक फोर्स लगेगा जिसको आप नाम दे देते स्यूडो फोर्स, द इमेजिनरी फोर्स। क्लियर है। तो चूंकि आप एक ऐसी बॉडी के ऊपर बैठे हो जो एक्सेलरेट कर रही है, उसके ऊपर ऑब्वियसली ना फील तो होगा ही ना, वो दिखेगा नहीं लेकिन यू कैन फील इट, ओके। तो आप ध्यान से देखेंगे, सर ये किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो आप? मैं इंक्लाइंड प्लेन के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सर इसकी डायरेक्शन इधर ही आएगी, यस, जिधर को बॉडी जा रही है एक्सेलरेट करते हैं उसके जस्ट अपोजिट। तो सर इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया मैंने, जिस पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मास लेंगे, यानी इसका मास लेंगे, ठीक है,
और जिसके ऊपर ये रखा हुआ है उसका एक्सेलरेशन लेंगे। ये देखो ए, इसका एक्सेलरेशन तो आ गया स्यूडो फोर्स की वैल्यू, ठीक है ना। अब बस इसको रिजॉल्व कर दो। उसने बोला ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, मतलब इस पे एक्ट करने वाले सारे फोर्स होंगे इक्विलिब्रियम में, बैलेंस्ड हो जाएंगे ना, ठीक है। कैसे सर? देखो अब देखो इस पे 3 फोर्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, कम ऑन गाइस। तो आप पता है क्या करेंगे, इसके सेंटर पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये वाली एक्सिस को आप y मान लो, ठीक है। और इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक एक्सिस यहां पे खींचो, ये वाली देखो, ये वाली पैरेलल, इसको आप x मान लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको मजा आएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो सर क्या करेंगे अब, पता है क्या करना है दोस्तों, इनको एज इट इज रखो आप, ठीक है ना, इनको एज इट इज। आपने क्या करना है यहाँ पे, ये जो स्यूडो फोर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, इसके कंपोनेंट आप बना सकते हो, ठीक है। इसके कंपोनेंट कैसे सर, अगर ये एंगल थीटा है तो स्यूडो फोर्स और इस एक्सिस के बीच ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है, ये एंगल भी थीटा ही होगा। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री से देखो ना, ये थीटा है तो ये और ये 90 है तो 90 माइनस थीटा, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर तो थीटा ही जाएगा ना, है ना, आप याद रख सकते हैं। तो यार सर अब क्या करेंगे, देखो ये जो स्यूडो फोर्स है ये वाला, ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इस पे जाएगा कौन सा कंपोनेंट, एम ए कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट किस पे आएगा सर, इस वाली एक्सिस पे, क्योंकि ये एक्सिस और ये परपेंडिकुलर है, तो इधर आ जाएगा आपके पास, दिस इज एम ए साइन थीटा। ओ वाओ, क्लियर है। अब यार सर ये जो वेट है ना, ये भी तो इसके साथ एंगल बना रहा है इसके, तो इस वेट का भी कंपोनेंट आ जाएगा इधर, दिस इज एम जी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जाएगा इसका इधर नीचे, दैट इज एम जी साइन थीटा। नाउ दोस्तों यू कैन सी कि इस ब्लॉक पे, इस वाई एक्सिस पे इधर कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ऊपर को कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे को कर रहा है एम ए साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, कर रहा है कि नहीं। तो मतलब ये स्लाइड ना करे, इसके लिए ये वाले फोर्स बैलेंस हो जाने चाहिए और ये वाले फोर्स बैलेंस हो जाने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए एक्सेलरेशन, पहला चाहिए हमें एक्सेलरेशन। तो पता है क्या करोगे आप, पहले अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फोर्स को आप बैलेंस कर लो। कैसे सर, देखो ये एम ए कॉस थीटा ऊपर है कि नहीं, और ये वाला जो एम जी है, एम जी साइन थीटा नीचे है, ठीक है। अब देखो एम से एम हो गया कैंसिल, ए कॉस थीटा जी साइन ऑफ थीटा, कम ऑन गाइस, ये आ गया आपका जी साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये तो आपको सपनों में आता होगा यार, साइन बाई कॉस दैट इज टेंजेंट, तो ये बनेगा आपके पास जी टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो यू हैव टू रिमेंबर द एक्सेलरेशन जिसके साथ ये वेज एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब मूव करते हुए जा रहा है, ठीक है। ये तो आ गया एक्सेलरेशन, एंगल गिवन होगा, पटक देना, उड़ा देना, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द वेज ऑन ब्लॉक। देखो ना यार, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। क्या सर, यहां पे वेज के ऊपर जो फोर्स एक्ट, सॉरी ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना, वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है ना। देखो यार वही वाली बात है कि इसके ऊपर आपने एक मास को रखा है, तो जैसे ही आपने इसके ऊपर एक मास को रखा, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे एक्ट करेगा, यानी दिस इज दैट फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द वेज, बाय वेज जो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है ना ब्लॉक के ऊपर, दिस यू हैव टू कैलकुलेट एन ही वही फोर्स है। तो कैसे निकालेंगे सर, देखो एन के अपोजिट कौन है, एन के अपोजिट है इधर एम ए साइन थीटा और एम जी कोस थीटा, तो वी कैन इक्वेट देम, है ना, बैलेंस करने के लिए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा, ठीक है। तो सर ये आ जाएगा एम ए की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एक्सेलरेशन ये जी टेन थीटा, तो जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, नाउ यू कैन राइट, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट, इसको ओपन करो, देखो एम जी इंटू टेन थीटा को आपको फिर से लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा प्लस इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। चलो बॉस देख लो क्या इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी भाई, एम जी तो कॉमन आ रहा है सर, और यहाँ पे बन रहा है अंदर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेने के लिए यहाँ बन जाएगा कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा एंड दैट इज कॉस थीटा। अब आपको नजारा नजर आ रहा होगा, बचपन में पढ़ा था आपने, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, hence you can write mg by cos theta, and this is your final answer, the normal reaction, and that is the force actually which is applied by this wedge on this block, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे, एक्सेलरेशन भी आ गया और फोर्स भी आ गया, एंड दिस इज द फोर्स, यू जस्ट रिमेंबर दिस। जब भी ये सिचुएशन होगी ना कि एक वेज के ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक्सेलरेशन पूछे, तो भाई यही आंसर होगा,
है ना, समझना आप ध्यान से, यही आंसर होगा, बस सिंगल यही सिचुएशन होनी चाहिए, है, समझ रहे हो आप। और इसने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया, दैट इज mg बाई cos थीटा। दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए इस बेहतरीन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके बॉस, ये स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। वैसे स्प्रिंग का एक वे फंडा शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया, बट एक से काम नहीं चलेगा ना यार, है ना, एक दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से उसको देखेंगे, ठीक है। देख लो भाई, क्वेश्चन आपके सामने, डायग्राम मैंने बना दिया, क्वेश्चन आप पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि एक स्प्रिंग के साथ, यू नो, दिस इज द स्प्रिंग एंड क्या बोला है इसके बारे में, कुछ नहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम एक लाइट स्प्रिंग्स को मान के चलेंगे, ठीक है। सो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका कुछ मान लो आप के, ठीक है सर। उसने बोला कि जो 2 kg का मास है उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन। तो जैसे हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन, तो ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो इस वाले का एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपको दे रखा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन ऐसा ये है ना, इस वाले का। तो वो पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे क्रैक करते हैं, देखो, इस कॉम्बिनेशन में 2 ब्लॉक है और दोनों के बीच में एक स्प्रिंग है, फोर्स आपने इस पे अप्लाई कर रखा है। तो ध्यान से देखो ना, जब ये फोर्स इसको आगे खींचेगा, है ना, तो स्प्रिंग भी खींचेगा और स्प्रिंग इस पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई करेगा पीछे को, क्योंकि स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। अगर स्प्रिंग को आप इधर खींच रहे हो तो फोर्स परे को जाएगा ना, सिंपल है। तो यार सर फिर क्या करेंगे, तो आप पता है क्या करो, देखो, जब इसको आप खींचेंगे तो स्प्रिंग खींचेगा, और जब स्प्रिंग आगे खींचेगा, स्प्रिंग इस मास से यहाँ पे अटैच है, तो स्प्रिंग इसको खींचेगा, यानी स्प्रिंग फोर्स जो यहाँ पे क्रिएट होगा, एक फोर्स जो क्रिएट होगा वो इसको खींचेगा। अगर भाई ये फोर्स मिल जाए, तो आपको पता है अगर ये फोर्स मिल जाए तो इसको खींचने वाला एक ही फोर्स है, यहाँ पे 3 kg को खींचने वाला एक ही फोर्स है। अगर ये मिल जाए तो न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग यू कैन राइट दैट इज m into a, और ए है इसका, तो इसी के नाम से लिख देता हूं मैं। मास इसका हमें पता है, अगर ये फोर्स मिल जाए तो मजा आ जाएगा बॉस। तो क्या करो, इसका एफबीडी बनाओ। देखो इस पे नेट फोर्स कितना है, एक है 10 न्यूटन आगे को, और इसके पीछे को जो इसका अपोज करेगा, चूंकि मैं इसको आगे खींच रहा हूँ, स्प्रिंग पीछे खींच रहा है, क्लियर है। और इसका मास कितना है सर, 2 kg। जा किस एक्सेलरेशन के साथ रहा है, एक्सेलरेशन दे रखा है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यार बॉस देखो, इस पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक आगे और एक इसके जस्ट पीछे, तो नेट फोर्स कितना होगा, दैट इज m into a। और नेट फोर्स कैसे निकालेंगे सर, जिधर कोई जा रहा है उस वाले फोर्स में से अपोजिट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इधर जा रहा है तो 10 माइनस fs, क्योंकि इसके अपोजिट है, और इसका मास दे रखा है 2 into a, ठीक है ना। और a आपको इसका दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मजा आ गया बॉस, 10 माइनस fs 2 into 2 दैट इज 4। तो देखो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू fs, इसको इधर लेके आओगे ना तो fs कितना आ गया सर, 6 न्यूटन। कम ऑन, 6 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे स्प्रिंग अप्लाई कर रहा होगा इसके ऊपर पीछे खींचने के लिए। और ये धीरे धीरे स्प्रिंग चूंकि इलास्टिक है, धीरे धीरे ये फोर्स यहाँ पास ऑन हो जाएगा और ये इस पे अप्लाई हो। देखो यार सीधी सी बात है, जब आप इसको खींचोगे तो स्प्रिंग इसको खींचेगा, तो ये फोर्स हमें मिल गया कितना सर, 6। इसका मास कितना है सर, 3 into a, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं कमाल की बात। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेहतरीन तरीके से। तो उसने बोला था इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये भी 2 से जा रहा है और ये भी 2 से जा रहा होगा, बिकॉज इनके बीच में एक इलास्टिक स्प्रिंग है भाई, समझ गए ना। एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उड़ा डालोगे, ठीक है। ओके बॉस, तो एक नया क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रॉब्लम, इस टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने के भयंकर चांस होते हैं। तो आप देख लो पहले कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, प्रोसेस क्या है, हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए पहले, आप भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ ना यार, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मशीन गन फायर से बुलेट, है ना, एक मशीन गन है आपके पास जिससे बहुत सारी बुलेट बाहर निकल रही है, हम फायर कर रहे हैं मतलब। ओके सर, सो ऑफ मास 40 ग्राम, मास मैंने दे दिया है, बुलेट का जो मास है वो 40 ग्राम की एक बुलेट है आपके पास। वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो, जब आप मशीन गन चला रहे होंगे ना, तो जिस वेलोसिटी के साथ वो जा रही है दैट इज 1200 मीटर पर सेकंड। आगे क्या बोला है सर, आगे बोल रहे हैं कि द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑन गन दैट इज 144 न्यूटन। जिस इंसान ने उस गन को पकड़ रखा है वो मैक्सिमम गन के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज 144 न्यूटन। ओके सर, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ बुलेट्स कैन बी, you know, how many number of bullets he fire per second at most, है ना। वो आपसे पूछ रहा है कितनी बुलेट्स वो फायर कर देगा पर सेकंड।
लेट्स सी नंबर ऑफ बुलेट्स हैं आपके पास n और पर सेकंड निकालना है। ध्यान रखना आपने कितनी फायर, देखो ना यार मेरे हाथ में गन है और मैं इसको चला रहा हूँ दू 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 है ना, और यहाँ से बुलेट निकल रही है, तो एक सेकंड में कितनी बुलेट बाहर निकल जाएंगे उस गन से, समझ रहे आप? इसका मतलब सर क्या बोल रहे हो आप? भाई मैं ये बोल रहा हूँ मेरे पास ये गन है, ठीक है, इस तरीके से समझो, है ना, ये गन है और इससे बुलेट बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यार ये बताओ जैसे जैसे इसमें बहुत सारी बुलेट होंगी अंदर, है ना, मशीन गन है ना भाई, इसके अंदर बहुत सारी बुलेट होगी, तो कुछ बुलेट तो उससे बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये नहीं लग रहा है हर बुलेट का मास m है और इससे कुछ मास कम हो रहा है, जैसे जैसे बुलेट बाहर निकलेंगे इसका मास वेरी कर रहा है। दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल मास। मतलब कैसे सर? मेरे हाथ में गन है, ठीक है ना, और जैसे मैंने बुलेट फायर की, 10 फायर कर दी, इसके अंदर 100 थी, 90 बची, तो यानी 10 बुलेट्स का मास कम हो गया, तो मेरी गन ना हल्की हो जाएगी, और 10 मैंने बाहर निकाल दी और हल्की हो जाएगी, मतलब मास वेरी कर रहा है। इसका मतलब सर अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे वो फोर्स अप्लाई कर रहा था ना इसके ऊपर, ये वाला ये दे रखा है, तो वेरिएबल मास का जो केस होता है ना, आपने पढ़ा होगा, देखो पता है कैसे रिलेट करो उसको, ऐसे समझो, रॉकेट वाले क्वेश्चन किए हैं। रॉकेट वाले जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उससे गैस बाहर निकलती है, गैस जैसे जैसे बाहर निकलती है रॉकेट का मास कम होता जाता है, वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट है। तो आपने यूज करना है यू डी एम ओवर डी टी, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, फोर्स भी दे रखा है, मास ऑफ बुलेट भी दे रखा है, ये एक बुलेट के रिस्पेक्ट में ये फोर्स है, पर सेकंड कितनी है, सपोज करो टोटल बुलेट्स हैं n, तो टोटल फोर्स हो जाएगा n से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, n नंबर ऑफ बुलेट्स अगर हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान से समझना भाई, ठीक है, ओके सर। तो यार सर ये वैल्यू दे रखी है, यस 144 इक्वल टू 1200, इसका मास कितना दे रखा है सर, मास है 40 ग्राम, 40 इंटू 10⁻³ और ये है टाइम यानी पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ बुलेट्स अगर मैं इसकी सेकंड लिख दूं, पर सेकंड निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो n आपने निकालना है पर सेकंड, कितनी बुलेट पर सेकंड निकल रही है, समझ गए होंगे आप, है ना। टाइम मतलब सेकंड ले लो आप 1 सेकंड के लिए, तो नंबर ऑफ बुलेट्स यहाँ से आ जाएंगे सर 144 डिवाइड में 1200 इंटू 40 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। और आपको आप समझते हो, देखो यार ये 3 3 3 कैंसिल, तो ये आ गया 144/12 इंटू 4 और ये 12 ही आएगा, 12/4 दैट इज 3 एंड 3 यस। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बुलेट उससे पर सेकंड बाहर निकल रही है ना गन से, मेरी गन से एक सेकंड में 3 बुलेट बाहर निकल रही है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ बुलेट्स आर यू नो दैट इज 3, है ना, 3 बुलेट एक सेकंड में बाहर निकलेंगे उस गन से जब मैं मशीन गन चला रहा हूँगा। समझ रहे हो आप, फील कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंसेप्ट को समझना, क्योंकि गन से बुलेट जैसे जैसे कम होगी मास वेरी करेगा गन का। सो दिस इज द केस ऑफ द वेरिएबल मास। मेन कंसेप्ट तो ये है, बाकी तो फॉर्मूला है ना यार, उसको तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की। ओके बॉस, दिस इज आल्सो सम प्रॉब्लम इजी है, बट यू नो जनरली देखेगा हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी रिपीट हो आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने स्टार्ट में क्वेश्चंस की कर रखी होगी, बट थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन उसने बता के दे दी है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन ज्यादा अगर आजकल पूछे जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैं एटलीस्ट डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को आप रीड करो आराम से, प्यार से, वैसे तो डायग्राम देख के आप समझ जाओगे क्या पूछ रहा है। पता क्या कर रहा है वो, ये बोल रहा है कि एक अरेंजमेंट ही है, दिस इज योर फर्स्ट अरेंजमेंट गाइस, ठीक है, एंड दिस इज योर सेकंड अरेंजमेंट, क्लियर है। तो इसमें आप देख सकते हो एक पुल्ली में उसकी हेल्प से 2 मास लटकाए गए हैं, एक इधर स्ट्रिंग की हेल्प से और सेम स्ट्रिंग इधर अटैच है, तो दिस इज द अरेंजमेंट। एंड द सेकंड अरेंजमेंट इज व्हाट, इसमें जो स्ट्रिंग है ना उसको तो एक ब्लॉक से कनेक्ट किया, पर दूसरी साइड में कोई ब्लॉक नहीं है, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं इसको खींच रहा हूँ, ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक है दोनों, बट मैं इस रस्सी को खींच रहा हूँ, तो मेरी वजह से जब मैं इसको खींचूंगा तो ये अप जाएगा, तो लेट्स सी इसका एक्सेलरेशन होगा a2। और ये तो आपको सपनों में आता होगा, कैसे सर, ये मास ज्यादा है ये कम है, तो ये डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अप जाएगा, एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, लेट्स सी a1, ठीक है ना। तो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन फर्स्ट अरेंजमेंट एंड द एक्सेलरेशन इज सेकंड अरेंजमेंट। ये तो आपको पता होगा यार, यू नो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते थे, क्योंकि सिंगल पुल्ली है ये और वो भी फिक्स्ड पुल्ली है ये, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। बट कंसेप्ट क्या होता है, देखो इनमें से जो ब्लॉक डाउन जा रहा है उसका वेट ले लो, कितना सर 2mg, जो अप जा रहा है उसका वेट देख लो कितना है सर mg। तो क्या करेंगे सर, इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो डाउन जा रहा है ना, जो डाउन जा रहा है उसके वेट में से जो अप जा रहा है उसके वेट को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, डिवाइड में
उस सिस्टम में जितने भी मास है सबका मास ऐड कर दो, यानी m दिस वन प्लस 2m, मतलब नीचे नेट मास लेते हैं यार। फॉर्मूला क्या होता है, नेट ड्राइविंग फोर्स है ना, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है, डिवाइड में टोटल मास, यही किया है मैंने यहाँ पे। सो ड्राइविंग फोर्स कैसे निकालते हैं सर, जो बॉडी इस सिस्टम को मूव करा रही है, यानी 2m का ज्यादा वेट है ना, ये मूव करा रही है, इसके वेट में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जो उसके अपोजिट मूव करता है, और नीचे टोटल मास ऐड कर देते हैं। आ गया आंसर, देखो A1 कितना आया सर, यहाँ पे बचा mg और यहाँ पे आ गया 3m, m से m कैंसिल, दिस इज g/3। तो फर्स्ट अरेंजमेंट में ये ब्लॉक g/3 से नीचे जा रहा है, उसी सेम एक्सेलरेशन से ये अप जा रहा है ना, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग। ठीक है, इजी है ना। ओके, अब क्या करेंगे सर, इस वाले को देखो आप ध्यान से, चूंकि यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रिंग सेम है सर, तो इस पॉइंट पे जहां मैंने नीचे को फोर्स एक्ट करा रखा है ना 2mg, मैं रस्सी को ना नीचे खींच रहा हूं, तो रस्सी में टेंशन ऊपर जाएगा, तो टेंशन अप जाएगा, और वो टेंशन किसके इक्वल होगा, मेरे फोर्स के इक्वल, यानी 2mg। और रस्सी लाइट है, लाइट स्ट्रिंग है, तो हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, लाइट स्ट्रिंग है ना, तो इस पॉइंट पे भी टेंशन कितना होगा सर, सेम ही होगा, दैट इज 2mg। मतलब जब मैं इसको नीचे खींचूंगा ये अप जाएगा, तो इसका वेट तो डाउन ही होगा ना महाराज, जा तो अप रहा है लेकिन वेट तो डाउन ही है। तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो देख लो, इस वाले का एफबीडी बना लो। ठीक है, इसका नेट फोर्स है, नीचे को है mg, ऊपर को आ गया 2mg, और जा अप रहा है, और न्यूटन बाबा बोलते हैं जिधर को जा रहा है उधर वाले में से अपोजिट फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो, m into a में पुट करो। यस, यानी इस पे नेट फोर्स कितना है सर, नेट फोर्स है m into a। और नेट फोर्स कैसे निकालते हैं सर, देखो रिजल्टेंट निकाल लो, अप जा रहा है तो अप वाले में से जो इसके अपोजिट डाउन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड इज इक्वल टू m into a, क्योंकि इसका मास तो यही है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे कितना बच गया, mg इक्वल टू ma, ये हो गया कैंसिल, a आ गया g, यानी जो a2 है ना, ये a2 दिस इज a2, दिस इज a2, दिस इज a2, ठीक है, वो आ गया g। मतलब ये जो मास है, ये a एक्सेलरेशन जो होगा इसका वो g होगा, इस सिस्टम में होगा दिस वन। उसने पूछा था रेशियो, कम ऑन, a1 ओवर a2, g/3 ओवर g कैंसिल 1/3, दिस इज द रेशियो, दिस इज योर रिक्वायर्ड रेशियो। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इजी क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना था, क्योंकि इधर ब्लॉक नहीं था, इसको खींचा जा रहा था, वही टेंशन का काम करेगा, और टेंशन इसको ऊपर को खींचेगा, दिख भी रहा होगा आपको कि ऊपर को ही जाएगा, एंड एफबीडी बना देंगे, नेट फोर्स निकालने आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, और भी बेहतरीन 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनकी डिस्कशन करेंगे, और जितने भी बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन दोस्तों इस यूनिट में हो सकते हैं वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आप QIQ से जरूर करें, बहुत जरूरी होता है उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करा ही रहा हूँ, टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सीरीज आपको मिलती रहेगी, बेहतरीन तरीके से आपकी हेल्प करती रहेगी। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वो सब बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, बट ईजी, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आपने काफी यहाँ पे सॉल्व करी होंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट फिर भी चूंकि यार टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं और हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो डिस्कस करना तो बनता है ना बॉस। ठीक है, इजी है, आप उड़ा दो, मेरे से पहले उड़ा दो, देखेंगे कि किस तरीके से आप इसमें अप्रोच अप्लाई करने वाले हो। तो यार सर ये तो बता दो पूछा क्या गया है। देखो भाई, आपसे यहाँ पे या तो पूछेगा क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बताओ, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर वो हमें धोखा देना चाहेगा ना बॉस, कि धोखा कैसे देगा सर, देखो वो आपसे पूछेगा नेक्स्ट, अगर ये नहीं पूछा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं पूछा, वो पूछेगा 3rd kg का, यानी जो 3 kg वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन बताओ केवल, या आपसे ये पूछ सकता है कि फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, या पूछ लेगा सर 4th वाले का एक्सेलरेशन बताओ, है ना। तो ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना बॉस, बिकॉज ऑफ ऑल द 3 ब्लॉक्स आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। चाहे तो वो 3 का पूछे, 1 का पूछे या 4 का पूछे, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है ना, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। क्यों सर, मतलब क्या बात कर रहे हो भाई, सेम होने का मतलब क्या है, जो सिस्टम का है, सिस्टम में ये सारे पार्टिकल है ना, आई मीन सारे ब्लॉक्स है ना। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 7 न्यूटन छोटे वाले पे, इस पे छोटे वाले पे, और ये छोटे वाला इसके कांटेक्ट में है, और ये वाला इसके कांटेक्ट में। यार जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो तीनों एक साथ मूव करेंगे। ठीक है ना, तीनों एक साथ मूव करेंगे किसी एक्सेलरेशन a के साथ। दैट्स व्हाई इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑल द ब्लॉक्स हैविंग सेम एक्सेलरेशन। तो नो वरी एट ऑल, यू जस्ट यूज डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या करेंगे सर, इस पूरे सिस्टम पे बाहर से केवल 7 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है बॉस। तो पहले बात तो देख लो नेट फोर्स कितना है, और बाबा के अकॉर्डिंग फोर्स होता है नेट मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है। तो नेट फोर्स कितना दिख रहा है तुम्हें 7 न्यूटन, ठीक है सर। नेट मास कितना है पूरे सिस्टम में, क्योंकि हर मास सेम एक्सेलरेशन के साथ ही जाएगा, दिस प्लस दिस, कमॉन कितना 8, यानी 8 इंटू ए, तो ये आ गया 7/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो बॉस, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो अब ध्यान रखना कि चाहे पूरे सिस्टम का पूछे या 1 का पूछे, 3 का, 4 का, किसी का भी, सबका सेम ही होगा। सही किया ना मैंने, 3 4 7 दैट इज 8। ओके, यू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर, और क्या पूछेगा, वही तो मेन है, ठीक है। और क्या पूछेगा सर, आपसे पूछेगा फोर्स, दिस इज फोर्स बिटवीन 3 kg एंड दैट इज 1 kg। 1 kg और 3 kg के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। फिर पूछेगा आपसे फोर्स है या ना, जो भी इसमें पूछ सकता है ना, वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ऑप्शन तो मैं दूंगा नहीं, कंसेप्ट सीख जाओगे ना बेहतरीन तरीके से। फोर्स बिटवीन किसके बीच में पूछ सकता है सर, 3 kg एंड दैट इज 4 kg। कम ऑन गाइस, एक में करा रहा हूँ, एक आपने खुद करना है, ठीक है। तो 3 kg और 1 kg के बीच में निकालते हैं, इजी प्रोसेस बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, एफबीडी बनाने की जरूरत पड़ेगी इच नहीं, ठीक है। अच्छा सर क्या यार, एक सेंस लगाओ, देखो मैंने 7 न्यूटन का फोर्स इधर लिया, मतलब इसके ऊपर अप्लाई किया, मैंने इसको धक्का दिया इसको, और ये वाला ब्लॉक इसके साथ टच में है, तो जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये ब्लॉक इस पे करेगा 3 पे, समझ में आया, और 3 इस पे करेगा, तो ये सारे एक साथ ऐसे मूव करेंगे। अब सर फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो जहां पे ना ये 1 kg का ब्लॉक है ना, ये इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेगा वहां पे एक लाइन खींच लो, ठीक है, और उसके राइट साइड में जितने भी ब्लॉक है राइट में, समझना, वो सारे मूव करेंगे, इसकी वजह से ये सारे मूव करेंगे, है ना। तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में होगा इन दोनों को मूव कराएगा। तो अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना उसको मैं F1 मान लूं, तो F1 कैसे निकालोगे आप, F1 इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गया बॉस, टेंशन नहीं है। देखो ना, ये डब्बा जब इसको धक्का देगा तो 3 भी चलेगा 4 भी, तो इन दोनों का मास लेना है, राइट वाले जितने भी होंगे सबका मास ले लो। यहाँ पे 3 + 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया सर, एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो 7/8 डायरेक्ट, ठीक है सर। और यहाँ पे आपका फोर्स आ गया, दिस इज 7 यानी 49/8 न्यूटन। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, हमने डायरेक्ट ही देख लिया, हमने इक्वेशन बनाया ही नहीं। अदरवाइज बॉस हम क्या करते, इसका एफबीडी बनाते या इसका एफबीडी बनाते, उस पर नेट फोर्स निकालते, फिर इक्वल टू F इक्वल टू MA करते, ऐसा करने का ही नहीं, ठीक है सर। मतलब इसमें भी कर सकते हैं, यस। देखो 3 kg को देखो और 4 kg को देखो, तो 3 और 4 kg कहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, यहीं पे है ऑब्वियसली। जब ये वाला इसको धक्का देगा तो ये वाला 4 को धक्का देगा, मतलब ये 3 वाला यहाँ फोर्स अप्लाई करेगा, लेट्स सी दैट इज F2। और इनके कांटेक्ट पे एक लाइन खींच दो और उसके राइट में देखो कितने मास है, बस उसी पे फोर्स लगेगा, ठीक है 4 पे लगेगा। अगर मैं इस पे निकालूं नेट फोर्स इन दोनों के बीच F2, तो नेट मास इंटू A, तो इसका F2 आएगा इसी का मास, क्योंकि इसके राइट में एक ही मास बचा है 4, और एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, दैट इज 28/8 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स एंड दिस इज द प्रोसेस, यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, कुछ भी पूछे हर चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, इजी है। तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी पूछेगा फोड़ के आ जाना बॉस। आज का लास्ट एंड बेहतरीन प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, नो डाउट। ओके बॉस, अब बात करेंगे यार लास्ट टाइप इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है ये। अगर आपको पढ़ के लैंग्वेज समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा भाई, अगर लैंग्वेज में फंस गए तो भाई पंगा हो जाएगा, ठीक है। क्या है सर, क्वेश्चन को पढ़ लो, आपके सामने भी आया क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और क्वेश्चन में जो बोला गया ना उस डेटा को नोट कर लिया करो पहले, है ना, किस तरीके से बोल रहा है उसको रिप्रेजेंट किया करो, डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, इस टाइप के क्वेश्चन तभी क्रैक कर पाओगे बॉस। क्या बोला गया देखो, उसने बताया ए बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग OE। एक डायरेक्शन दे रखी है उसने, O से लेके E तक, है ना, ऐसे जा रहा होगा इनिशियली 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छी बात है सर। फिर क्या बोल रहा है, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन बट इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एंड रिमेंबर, यहीं से कहानी चेंज होने वाली है। वो जो बंदा है ना, पार्टिकल जो है वो इधर जा रहा है, जिसका मास कुछ होगा m, वो तो इधर को जा रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर 4 न्यूटन, यानी फोर्स लग रहा है y एक्सिस पे, समझना। और पार्टिकल जा रहा है दोस्तों आपका x एक्सिस पे, उत्तरी। ये तो वही पंगा है,
then there is a force which is acting perpendicular to to the motion of the particle. Okay, आगे क्या पूछा गया है सर? उसने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, है ना, आफ्टर 4 सेकेंड। यहां से जब वो चलना स्टार्ट किया तो उसमें फोर्स लगना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली देखो ध्यान से समझो, अगर तुम्हें थोड़ा सा ट्रिक पता हो, जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते थे ना बॉस, तो पार्टिकल अगर यहां से चलता था तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता था, है ना। फोर्स जो होता था सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता था। सर मतलब क्या कह रहे हो आप? अगर वो पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा, फोर्स परपेंडिकुलर है तो इधर जा ही नहीं पाएगा, वो ऐसे जाएगा, यानी उसका जो पाथ है वो कर्व हो जाएगा। समझ गए? यस, दिस इज द मेन पॉइंट। तो यार सर जब उसमें फोर्स लगेगा ना ऊपर को, तो सीधे ना जाके कहीं इधर होगा। तो सपोज करो वो इस पाथ पे है और वो कहीं यहाँ पे है ना, यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उसके पास दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक तो वाई एक्सिस में वाई होगा और यहाँ से यहाँ तक गया होगा एक्स एक्सिस में। उसने पूछा नेट डिस्प्लेसमेंट बता, तो यार एक्स एक्सिस पे भी निकालना पड़ेगा, वाई पे भी निकालना पड़ेगा, और ओ से अगर मैं इसको डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा अंडर रूट x square plus y square, no problem at all. You just calculate the distance covered in x axis and the distance covered in y axis. Okay, इसमें पुट कर देना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो पता है ना, और देखो ना इनिशियल पॉइंट को फाइनल से ज्वाइन कर दो और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बस देख लो क्या क्या दे रखा है आपको, ठीक है। उसने बोला आफ्टर टाइम 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो भाई, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है ना वो वाई एक्सिस पे लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो भी चेंज आ रहा है वो वाई एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे चेंज ही नहीं आएगा। वो 3 से उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, क्योंकि वो वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे सर? वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस निकालनी है, टाइम पता है, तो वेलोसिटी होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, कांस्टेंट के लिए निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी है 3, टाइम है 4, तो एक्स आ गए 12 मीटर। कम ऑन गाइस, एक्स एक्सिस पे वो जब फोर्स एक्ट करना होगा तो 4 मीटर कवर कर चुका होगा। तो सर वाई एक्सिस पे कैसे निकालेंगे? जिस समय फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था वो एक्स एक्सिस पे जा रहा था, वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वाई एक्सिस पे थोड़े जा रहा था इनिशियली, एक्स एक्सिस पे जा रहा था वो, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इज 0। तो सर वाई डिस्टेंस, जब टाइम पता हो वाई डिस्टेंस निकालनी हो, सेकेंड इक्वेशन याद करो, सेकेंड इक्वेशन समझ गए आप, t प्लस हाफ at स्क्वायर, यू कैन राइट दिस। और इनिशियल तो आपकी 0 है, वाई आप निकाल सकते हो हाफ at स्क्वायर, ठीक है, इससे निकालो देखो, ठीक है, ये आपके पास बन रहा है। और एक्सेलरेशन वगैरह तो आप निकाल ही लोगे ना, क्योंकि पार्टिकल का मास दे रखा है कितना सर, 2 kg, तो ये जो a है तो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि सर f इक्वल टू होता है m में, f दे रखा है 4, मास है 2, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पटक दो तो y आ जाएगा हाफ इंटू 2, टाइम कितने दिया है सर 4 सेकेंड, तो ये आ गया 16, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 16 मीटर। ले क्या बात कर दी यार, 12 मीटर आ गया एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, और वाई एक्सिस पे आ गया 16। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ओवरऑल, इसमें यूज करो अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, उड़ा देना जो भी आएगा, है ना, उड़ा देना जो भी आएगा, मैं लिख रहा हूँ 20 मीटर, ठीक है, ये आएगा 20 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो आप ध्यान से देख लो, बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज करा लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भी यूज करा लिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट का भी यूज करा लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस करना और PYQ जरूर करना इन कॉन्सेप्ट का यूज करने के बाद। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।